वेलकम टू द गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड माई सेल्फ पृथ्वीराज सर। सो अभी तक हमने जो टॉपिक्स देखा था वो था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत थॉरोली हमने पूरा जो टॉपिक है वो स्टडी किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। सो अब ये जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये जो पूरा टॉपिक्स हमने जो पढ़ा है उस पूरे टॉपिक्स का पूरा समरी है कि हमने इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ा और कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में याद रखनी है। उनके बारे में हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो ये प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स में आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी जो 8 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, सो 8 to 8 प्रॉपर्टीज़ जो है वो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं उनसे हमने क्या सीखा। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी है। सो ये 8 प्रॉपर्टीज़ अब आज अच्छे से याद रखते हो तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी सम हो, कैसा भी सम हो, ये 8 लॉजिक्स के बाहर कोई नहीं है, ठीक है। सो अभी तक हमने जो भी सीखा है वो सब जो है वो प्रॉपर्टीज़ के टर्म में हमने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सो अभी तक का जो हमारा टॉपिक चल रहा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो ये पूरा उसका समरी है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं दैट इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, अगर आपके पास कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप कोई भी कांस्टेंट टर्म, सभी टर्म्स में कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड करते हो या कोई भी कांस्टेंट टर्म माइनस करते हो तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस मिलेगी आपको वो सेम डिफरेंस की आपको क्या मिलेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलेगी। ऐसा कहना है प्रॉपर्टी नंबर 1 का। अब हम दोनों तरीके से एग्जाम्पल वेरिएबल्स के टर्म में भी सीखेंगे और बेसिक 1 एग्जाम्पल लेकर भी आपको समझाना है। तो ये दोनों तरीके से हम उसे एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 1 को। तो समझना प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या स्टेटमेंट है और उसे कैसे हम प्रूव करेंगे। चलो पहले वेरिएबल के टर्म्स में बात करते हैं। तो वेरिएबल के टर्म्स में अगर आपके पास सपोज एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दैट A1 A2 A3 AN-1 और AN, सपोज ये आपके पास बेसिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ऐसा हम मान लेते हैं। अगर इसमें हम कोई k कांस्टेंट टर्म सब में ऐड करें, ध्यान में रखिएगा कि हम अगर सब में एक कॉमन टर्म k जो है वो ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, k तो हमें जो सीक्वेंस मिल रही है वो शायद सपोज मैं इसे B कहूँ, B1, इसे कहूँगा B2, इसे कहता हूँ B3, ये जो है मेरा वो है मेरा Bn-1 टर्म और ये जो लास्ट टर्म है वो है मेरा Bn। तो हमें पता है इसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम। सो इसका डिफरेंस हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ZD इज इक्वल टू कोई भी 2 कंसेक्यूटिव स्टेप्स रहेंगे उसका माइनस करोगे आप तो आपको यही मिलेगा। सपोज D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं अगर B2 माइनस B1 करूँ इसका डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, ये सीक्वेंस का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं लिखूँ B2 माइनस B1, इट मीन्स क्या होगा दैट A2 प्लस K माइनस A1 माइनस K कैंसिल हो जाएगा तो आपको लास्ट में तो क्या मिलेगा, A2 माइनस A1 जो हमारा D था। इनडायरेक्टली हमारा स्टेटमेंट यही कहता है क्या कि इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम ईच टर्म, सभी टर्म्स के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए
तो रिजल्टिंग जो हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलती है वो सेम कॉमन डिफरेंस वाली एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। ये हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। उसका वेरिएबल्स में हमने प्रूफ देख लिया इक्वेशन 1 एंड 2 से। उसका डिफरेंस जो रहता है वो कैसा रहेगा, आपका कॉमन रहेगा। अब किसी बच्चों को वेरिएबल्स के टर्म्स में जल्दी समझ नहीं आता है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। चलो, सो एग्जांपल के तौर पर एक सीक्वेंस कंसिडर करते हैं और एक कॉमन डिफरेंस जो सब में ऐड होगा कांस्टेंट टर्म। चलो, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है दैट 2 5 8 11 ऐसी एक सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है। तक एक ऐसी सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें मैं एक कांस्टेंट टर्म 3 ऐड कर रहा हूं। सब में मैं एक कांस्टेंट टर्म 3 ऐड कर रहा हूं, सभी ईच टर्म के अंदर, फ्रॉम ईच टर्म। सो 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3, ऐसे लास्ट टर्म जो होगा 32 + 3। तो हमें रिजल्टेंट जो सीक्वेंस मिली वो क्या मिलेगी, 5 8 11, और उसका जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, 35। क्या होगा उसका लास्ट स्टेप, 35। सो अब आप देखो, इसका भी अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट, इसका डिफरेंस तो आपको दिख रहा है, इसका डिफरेंस क्या है 3। अब इसका भी डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। सो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, दैट इफ अ कांस्टेंट टर्म is added or subtract from each term of an arithmetic progression, then the resulting sequence is also an AP with same common difference D. So ये जो है वो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। क्लियर? Okay, so first property is clear. Now second property, if each term of given arithmetic progression is multiplied or divided by a non-zero constant k, then the resulting sequence is also an arithmetic progression with common difference kd or d by k. ओके, सो अगर आप k से मल्टीप्लाइड करते हो तो उसका कॉमन डिफरेंस kd होगा, अगर k से डिवाइड करते हो तो उसका कॉमन डिफरेंस d by k होगा, ठीक है। उसी तरह से हमने जिस तरह से इसे प्रूव किया है वो वेरिएबल के टर्म्स में भी आप प्रूव कर सकते हो, या फिर एक एग्जांपल लेकर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है, वो बेहतर रहेगा और जल्दी आपके दिमाग में भी घुस जाएगा। क्लियर? सो इफ ईच टर्म ऑफ एन गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मुझे एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर, दैट सपोज 3 6 9 सपोज 48, ये मेरी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ। किससे? 2 से मल्टीप्लाइड। एक डिवीजन वाला भी हम देख लेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 6 is 12, 9 2 ज़ा 18, इसी तरह से 48 2 ज़ा is 96, ठीक है। चलो, सो अब आप देखिए, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपका, वो है 3, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है मेरा, इट इज 6। कितने हैं? 6। सो इनडायरेक्टली इट कैन बी रिटन एज 3 × 2, मतलब 2 जो था वो मेरा कांस्टेंट k था। किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होना चाहिए, 0 से मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते आप, और 0 से डिविजल तो पॉसिबल ही नहीं है।
सो 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की तरह पे। तो k इंटू डी, अगर k से आप मल्टीप्लाइड कर रहे हो तो उसका जो डिफरेंस होगा, नेक्स्ट जो रिजल्टिंग हमारी सीक्वेंस रहेगी उसका जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा kd। अगर डिविजिबल करता हूँ, जैसे कि मैं इसे 3 से डिविजिबल कर रहा हूँ, किससे? 3 से डिविजिबल, तो आप देखिए अगर मैं इसे 3 से डिविजिबल कर रहा हूँ तो मुझे क्या कौन सी सीक्वेंस मिलेगी? 1 2 3 16, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? कॉमन डिफरेंस इट इज़ 1 मीन्स क्या होगा? इट इज़ 3/3। तो उसका पहले का जो डिफरेंस था वो था 3 और मैंने 3 से डिवाइड किया, मतलब d/k। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इनडायरेक्टली पहली दो जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके रिगार्डिंग है। पहली प्रॉपर्टीज़ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में है कि आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई भी टर्म्स अगर ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो तो उसी सेम कॉमन डिफरेंस वाली आपको रिजल्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी। सेकेंड प्रॉपर्टीज इसके रिगार्डिंग है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर सारे टर्म्स को अगर आप किसी कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको एक के डी डिफरेंस वाली, कॉमन डिफरेंस वाली एक रिजल्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलेगी। और अगर आप डिवीजन करते हो के से तो आपको d/k वाली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी। ठीक है। तो पहली जो दो प्रॉपर्टीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ अगर आप कोई प्रोसीजर करते हो तो आपको रिजल्टेंट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी, कैसी मिलेगी, उसके रिगार्डिंग फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज थी। ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इन अ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका तो हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल देख लिया है कि अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मैंने वहाँ भी आपको एग्जाम्पल में भी आगे के सम में समझाया था कि किस तरह से होगा कि अगर कोई भी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट और इस तरफ से फर्स्ट दोनों का समेशन, इस तरफ से सेकंड और इस तरफ से सेकंड, इन दोनों का सम, यहाँ से थर्ड और लास्ट से थर्ड जो भी है उन सब का एडिशन जो है वो सबका सेम होता है। ठीक है। सो और कितना होता है? तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के समेशन जितना, मतलब 2a प्लस n-1 इंटू डी जितना, इतना जितना होता है, क्योंकि इसका a रहेगा और इसका a प्लस n-1 रहेगा, a प्लस n-1 इंटू डी, और दोनों का समेशन करोगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी रहेगा। ठीक है। तो इससे ही हमारा इक्वेशन भी बन रहा था n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। समेशन जो रहेगा इन सब का वो कैसा रहेगा? 2 टाइम्स ऐड होगा। क्लियर? सो इसके जितना रहेगा समेशन, यही प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने इसका एग्जांपल देख लिया है। फिर भी अगर आपको देखना है तो हमने जैसे एक यहाँ पे कंसिडर किया था, ये है तो 32 लास्ट टर्म, इसके बाद का स्टेप क्या होगा? 35 होगा। तो देखो 35 प्लस 2 इट इज 37, 32 प्लस 5 इज 37, इससे आगे वाला कोई टर्म निकालोगे तो 29 प्लस 8 इट इज 37। सो सबका एडिशन जो होगा वो कितना होगा? 37, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के एडिशन जितना ही होगा। क्लियर? तो ये तो प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी सॉल्व की है एग्जाम्पल के अंदर, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, that 3 numbers a, b and c are in arithmetic progression if and if only if that 2b is equal to a plus c। So अगर आपको पूछा जाए कि prove that these 3 terms are in arithmetic progression, उसका मतलब ये होता है कि सेकंड टर्म का 2 टाइम्स इन दोनों के एडिशन जितना होना चाहिए। अब कैसे होगा वो उसका सिंपल हमारा एजुकेशन वो कहते हैं, अगर 3 स्टेप a, b एंड c,
अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है मतलब सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। सो इनडायरेक्टली अगर मैं सपोज करूं a इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू a प्लस डी एंड c इज इक्वल टू a प्लस 2d, अगर तीनों तीन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये इस फॉर्म में होने चाहिए। सो अगर आप निकालो 2 टाइम्स b का मतलब क्या हुआ, दैट 2a प्लस 2d, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। और इन दोनों का एडिशन करो a प्लस सी का, तो a प्लस ए 2a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 2। तो इनडायरेक्टली 2 टाइम्स b इज इक्वल टू, इनडायरेक्टली अगर 3 स्टेप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ऐसा होगा तो ही ये कहा जाएगा, ठीक है। सो 3 टर्म्स आपके पास अगर ये है कि ये 3 टर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दैट मीन्स के मिडल टर्म को 2 टाइम्स करने से आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एडिशन मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम बोल सकते हैं कि ये 3 टर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो ये हमारी 4th प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे बहुत सारे प्रूवन एग्जाम्पल आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अ सीक्वेंस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही हम इस सीक्वेंस को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। दैट nth टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर an जो आपका जनरल स्टेप है वो अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है तो वो कभी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल स्टेप नहीं हो सकता। जनरल स्टेप हमेशा इसी फॉर्मेशन में होना चाहिए वेर a एंड b आर कांस्टेंट, और अगर इस टर्म्स पे अंदर है तो a जो है कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ n, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ n क्या है यहाँ पर a, वो उस सीक्वेंस का कॉमन, अगर मैं लिखूं कि an इज इक्वल टू 3n प्लस 5, मैंने एक जनरल स्टेप लिख दिया, ठीक है। तो अब इस जनरल स्टेप का आपको n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 8, 2 रखोगे तो 11, 3 रखोगे तो 14, इस तरह से मिलेगा। तो इनडायरेक्टली ये जो सीक्वेंस है, अब मुझे पता है कि ये क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हो गई क्योंकि मेरा जनरल स्टेप जो है वो ये फॉर्म में है, ठीक है। और उसका n का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो इन सब का डिफरेंस रहेगा कॉमन, देखो 3 3 3, तो इन सब का कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो 3 रहेगा। इनडायरेक्टली अगर आप जनरल स्टेप को इस मैनर्स में लिख रहे हो तो n का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो ही इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझनी है कि अगर n ये है तो इसका जो n का कोएफिशिएंट है वो हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा। क्लियर। नहीं, फिर आप क्या करोगे, पहले सीक्वेंस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद d इज इक्वल टू 11 माइनस 8 करोगे तो 3 आएगा। बट जनरल स्टेप से ही आपको पता चलना चाहिए कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो n का कोएफिशिएंट होगा। क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसीलिए हैं ताकि आपको शॉर्ट में समझा सके कि ऐसा क्यों होता है। तो जनरल स्टेप जो होगा वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में होना चाहिए और an का जो कोएफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, तो ही ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट, अ सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज इन द फॉर्म ऑफ an स्क्वायर प्लस bn। ये फॉर्मूला भी हमने किया था और ये एग्जाम्पल में भी था, तो हमने वहाँ पर भी प्रूव करके दिखाया था कि ये कैसे होता है। क्लियर। कॉमन डिफरेंस इज, हाँ, और उसका जो कॉमन डिफरेंस अगर Sn पे से आपको निकालना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब a अगर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो ये जो सीक्वेंस होगी कोई भी, वो सीक्वेंस का जो डिफरेंस होगा वो होगा 2a, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। मतलब यहाँ पे n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो उसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा।
क्लियर? तो ये एग्जाम्पल भी हमने एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, if the term of an arithmetic progression are chosen at the regular interval then they form an AP। वो तो हमें पता ही है, बहुत इजी है। जैसे मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस मुझे दी गई है 5, 8, 11, 35, तो उसमें से यहाँ से अगर मैं रैंडमली कि 2 के बाद 2 स्टेप छोड़ने के बाद मैं जो भी आता है वो कंसिडर करता जाऊँगा, तो वो भी एक क्या फॉर्मेशन करेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वो सारे इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब सेम डिस्टेंस पर है। तो अगर 2 एलिमेंट को छोड़ के आप सभी एलिमेंट्स को कंसिडर करोगे तो जो भी मिलेगी आपको वो सारी क्या मिलेगी, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलेगी। ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज है, अच्छे से समझ में आ जाए ऐसी है। इफ, और ये सेम टू सेम प्रॉपर्टीज है इसी के रिगार्डिंग कि an+1 an+2 ये अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, तो मिडल टर्म जो रहेगा उसका 2 टाइम्स उन दोनों फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एडिशन के जितना होगा। तो ये जनरल टर्म देने के लिए ही दिखाई है, बाकी ये सेम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो इतनी चीज़ें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सीखी है, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शॉर्ट में आपको समरी दी है पूरे टॉपिक्स के रिगार्डिंग। मैं थोड़े और सम भेजूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो प्रूवन होंगे और थोड़े हार्ड होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने ये प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से स्टडी किया कि नहीं किया, और उसी की प्रैक्टिस के लिए उसके साथ एक सम भी जोड़ूंगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।